stay, excuse me, and say what ऑडियो the hell रिजेक्ट। man. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सोहाबेग। मेरे साथ मेरी को होस्ट मौजूद हैं आफिया आसिम महमूद और आप देख रहे हैं द टेबल टॉक शो। नाजरीन, हमने ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रेम से पीटीएम जैसे कॉर्नर आउट होना शुरू होगी, इसी तरह हमारे सामने टीएलपी एज अ रेजिस्टेंस उभर के आई है। इट इज़ वेरी डोमिनेंट इन रेफरेंस टू द पास्ट 2 वीक्स ऑफ प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान। नाजरीन, हमने देखा कि पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहरे जो है पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में हो रहे हैं। हमने लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हमने ये सारे जो एरियाज हैं इनको देखा। और इन मुजाहिरीन का जो एक ही मुतालबा है वो ये है कि पाकिस्तान से फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज दिया जाए और पाकिस्तान और फ्रांस के जितने भी ताल्लुकात हैं उनसे बॉयकॉट कर लिया जाए। अब इस कोशिश में और इस मुतालबे को मनवाने की कोशिश में काफ़ी जानी, माली और काफ़ी ज़्यादा इमेज का भी पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, किडनैप भी हुए हैं, इंजर्ड भी हुए हैं, लोगों की प्रॉपर्टीज भी डैमेज हुई हैं। अब हमने प्रोग्रेस ये देखा है कि 14 अप्रैल को इस पार्टी को बैन कर दिया गया, 20 अप्रैल को अनाउंस किया कि जी हमने करारदाद पेश की है और मुज़ाकरात करने की कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, सवाल ये उठता है कि ये बैन कितनी देर तक बरकरार रहेगा, क्योंकि पार्टी गवर्नमेंट में हमने मुख्तलिफ राय सुनी है। और ये सवाल ये भी है कि पाकिस्तान जो है क्या इंटरनेशनली फ्रांस से ताल्लुकात जो है, जो कि टीएलपी की इनिशियल डिमांड है तोड़ने में, क्या पाकिस्तान क्या अफोर्ड कर सकता है और पाकिस्तान के लिए ये ओवरऑल क्या चैलेंज है इंटरनेशनली। तो इन्हीं पहलुओं पे बात करने के लिए मेरे साथ आज मेरी को होस्ट आफिया आसिफ महमूद हैं। और हम इस बारे में विल थ्रो लाइट ऑन दिस टॉपिक एंड विल टॉक अबाउट इट। तो जी आफिया, पहले मुझे बताएं कि क्या आपकी राय है जो पाकिस्तान में सिचुएशन बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें लॉ की क्लियरली धज्जियां उड़ी हुई हैं। जैसा कि आपने कहा सुहा, लॉ की धज्जियां उड़ी हुई है। लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त पाकिस्तान में एक मजाक बना हुआ है और इसके रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ टीएलपी है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि टीएलपी अकेली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। 5 महीने आखिर क्यों वेट किया गया? खैर, हमें करंट सिचुएशन को डिस्कस करने से पहले हिस्ट्री के ऊपर नज़र डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहली बार तो ऐसा नहीं है कि टीएलपी ने ऐसा कुछ किया हो। ये आज की कहानी नहीं, काफ़ी साल पुरानी है। 2015 से लेके 2021 में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स में जिसके अंदर टीएलपी ने हमारी स्टेट को मजबूर किया है, ब्लैकमेल किया है, उनसे अपनी बातें मनवाने की कोशिश की है। ये एक प्रेशर ग्रुप है जिसने हमेशा उन्हें पैरालाइज़ करने की कोशिश की है और काफ़ी दफ़ा सक्सीड भी हुए हैं। सो लेट्स जी जंप इनटू हिस्ट्री हिस्ट्री फर्स्ट एंड सी। जी, आफिया, बिल्कुल सही बात है। टीएलपी एक ऐसा प्रेशर ग्रुप है जिसने वाकई स्टेट को काफी पैरालाइज करने की कोशिश की है और ये सिर्फ कोई आज की कहानी नहीं है। हाँ, सुनना तो ये है कि तारीख जो है बार बार तारीख अपने आप को दोहराती है, मगर इस कदर इतनी जल्दी दोहरा रही है कि हमने देखा टीएलपी ने 2015 में हमने देखा कि किस तरह मुमताज कादरी को व्हेन ही वाज कन्विक्टेड टू मर्डर एंड ही वाज पनिश्ड टू डेथ, तो हमने देखा किस तरह लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में बनी। हमने खत्म नबूवत बिल कंट्रोवर्सी में देखा किस तरह फैजाबाद सिट इन हुआ, 20 दिन तक जो है कैपिटल की एंट्रेंस को जो है रोक के रखा। शेलिंग, मर्डर्स और किडनैपिंग एंड मॉबिंग, हमने सारा देखा कि फैजाबाद सिट इन में ऑल ऑफ दिस वाज डन थ्रू टीएलपी। जब तक गवर्नमेंट को प्रेशर नहीं कर दिया गया और जब तक मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस जाहिद हामिद ने अपनी सीट से रिजाइन नहीं कर दिया गया, तब तक जो खत्म नबूवत बिल कंट्रोवर्सी और फैजाबाद सेट इन है ये जो है दे डिड नॉट गिव अप। तो हमने देखा है कि ये जो प्रेशर ग्रुप है इट्स बिन देयर एंड इट हैज अ पावर टू मोबिलाइज एंड टू जैम द होल कंट्री। इसी तरह हमने 2018 अक्टूबर 31 को जो पर्सनली मैंने भी एक्सपीरियंस किया, किस तरह इन्हें पूरे लाहौर को, पूरे मुल्क को इन्हें जो है पैरालाइज कर दिया, किस तरह लोगों को दिक्कत आई। तो पॉइंट बीइंग इज दैट पाकिस्तान हैज टाइम टू टाइम suffered with a strong pressure group like तहरीक-ए-लब्बैक। एंड हिस्ट्री मेंशन करने का बेसिकली मकसद ये नहीं है कि हम बता रहे हैं कि जी तहरीक-ए-लब्बैक कितनी ये है कि वो है। इट्स मोर टू टॉक अबाउट कि वी न्यू द हिस्ट्री। हर बंदे ने हिस्ट्री जो है इसकी एक्सपीरियंस की है, बिकॉज 2018 कोई सदियों की बात नहीं है, इट्स लाइक फ्यू इयर्स बैक। तो रिगार्डलेस ऑफ दिस हिस्ट्री, व्हाई आज हम इस जगह में क्यों खड़े हैं?
हम वो हफ्ता हमने क्यों एक्सपीरियंस किया है जहां इनने स्टेट को पैरालाइज किया, जिसमें जानी माली साइकोलॉजिकल नुकसान भी लोगों का हुआ. Why did people have to experience that? Government didn't they see this coming for 5 months that they have delayed it? जी आफिया, तो please throw shadow on the current situation right now. ज़रूर सोहा। देखें, ये वाक़या शुरू हुआ अक्टूबर 2020 की बात है, जब फ्रेंच स्कूल के एक टीचर सैमुअल पैटी ने प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के ब्लास्फेमियस कैरिकेचर्स दिखाए। स्केचेस थे वो जो उनने अपनी क्लास में दिखाए, और उसके ऊपर एक बहुत मुसलमान होते हुए आप जानती हैं, हम सब जानते हैं कि नामूस रसालत एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम सबका एक ही ओपिनियन है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसका जो एक रिएक्शन आना था, वो हम उसे शॉकिंग कह नहीं सकते हैं, बट बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। सैमुअल पैटी को बेहेड कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी के थ्रू। अब देखिए, उसके ऊपर प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात को, इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ था, इसे डिफेंड किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ये उनकी राय है। और फिर उन कैरिकेचर्स को पूरे फ्रांस में शोकेस किया गया, ठीक है? जिसके ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, यहाँ पर बात हुई कि इन्हें बॉयकॉट करना चाहिए। टीएलपी, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लिया। हम ये कह सकते हैं, क्योंकि नवंबर में उन लोगों ने जो प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, उसका हम आज तक भुगत रहे हैं। नवंबर में उन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किए, जिसमें उन लोगों की डिमांड थी कि सैमुअल पैटी जो है, उसके साथ जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है, और हमें अपने जो हमारे पास है फ्रांसीसी सफ़ीर, उसको वापस भेज देना चाहिए। हमें फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना चाहिए, हमें अपना वहाँ पर जो भी सफ़ीर है उसको वापस बुला लेना चाहिए। उनकी काफ़ी डिमांड्स थी, और गवर्नमेंट ने ऑब्वियसली उनकी डिमांड्स जैसे ही उनने रखी एक्सेप्ट नहीं की। ये चीज़ लंबी खींची गई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, काफ़ी इस्लामाबाद में जाम कर दिए गए, मुल्क भर में काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसके बाद जाके कहीं गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो इनकी बात मान लेते हैं, और एक एग्रीमेंट साइन हुआ दोनों पार्टीज़ के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग टीएलपी ने हुकूमत को टाइम दिया फ़रवरी तक का, कि उनके पास टाइम है कि वो ये जो एग्रीमेंट है इसे पार्लियामेंट में लेके जाएँ और वहाँ पर बात करें इसके बारे में। अब इसी बीच में नवंबर से लेके जनवरी के तक के बीच में खादिम हुसैन रिजवी की डेथ हो गई कोविड से, और नई लीडरशिप आ गई। नई लीडरशिप ने आके सबसे पहले गवर्नमेंट को एक वार्निंग दी कि हम अब भी प्रोटेस्ट अपना कर सकते हैं। उन्हें बेधड़क पूरी आवाम के सामने कहा गया कि आप कुछ भी नहीं कर पाएँगे, अगर आपने हमारी बात नहीं सुनी तो हम पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लेंगे, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ आप होंगे। गवर्नमेंट को उस वक़्त सोच लेना चाहिए था, उन्हें इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, उन्होंने क्यों लिया, ये आज तक हम सोच रहे हैं कि 5 महीने आखिर क्यों वेस्ट हुए। फ़रवरी के अंदर फिर गवर्नमेंट ने उनसे टाइम लिया, और टाइम लेते-लेते बात आज अप्रैल के ऊपर आ गई थी। गवर्नमेंट ने 20 अप्रैल तक का उनसे टाइम लिया था कि वो इस इश्यू को पार्लियामेंट में ले जाएँगे और पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात होगी। बट 12 अप्रैल को ही साद हुसैन रिजवी को उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया एज़ अ प्रिकॉशन, कि जो उनका 20 अप्रैल को प्रोटेस्ट होगा, अगर ये बात उनकी पूरी नहीं हुई, तो उस पे क्या उनका प्रोटेस्ट होगा, एज़ अ प्रिकॉशन उन्होंने पहले अरेस्ट कर लिया। अब आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, बिकॉज़ जो वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे, वो तो एक तरीके से हो ही गया। आप जानती हैं, हम सब जानते हैं, हमने ये सब विटनेस किया है कि कितना बुरा हमारा टाइम गुज़रा है। ये 2 वीक हमारे लिए बहुत बुरे गुज़रे हैं, और बिल्कुल। अवाम जिन्होंने जानो-माल का नुकसान फ़ेस किया है, हमारे जो पुलिस के एहलकार थे, उनको किडनैप कर लिया गया, हमारे डीएसपी को नहीं छोड़ा। ये बहुत एक टेरिबल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जो ईज़िली अवॉइड की जा सकती थी। 12 अप्रैल को साद रिजवी को इन लोगों ने जैसे ही अरेस्ट कर दिया, प्रोटेस्ट ब्रेकआउट हो गए पूरे पाकिस्तान में, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, एरियाज़ के अंदर। टीएलपी ने ये बात ठान ली कि बस अब गवर्नमेंट ने उनकी नहीं सुननी है, तो उन्हें मैटर्स अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। उन्होंने ना सिर्फ ये डिमांड की कि साद रिजवी को रिलीज़ कर दिया जाए, बट उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ इस बात पे वो मानेंगे कि अगर जो फ्रांसीसी सफ़ीर है, उनको मुल्क बदर कर दिया जाता है। उनकी हमेशा से डिमांड रही थी कि मुल्क बदल करना है, और अब तो इस बात पे टिक ही गए थे कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हम बैक आउट नहीं करेंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए, हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानी जाती।
इस सिचुएशन को देखते हुए कि जैसे ये उनके कंट्रोल से निकल रही थी, गवर्नमेंट ने सबसे पहले एक ही चीज़ की जो वो हर बार करते हैं, एक नेशनल बैन लगा दिया, ब्रॉडकास्ट बैन लगा दिया टीएलपी के ऊपर, जो हर बार किया जाता है कि कहीं पर भी उनका ज़िक्र नहीं हो सकता। कैमरा ने एक जो नोटिस इश्यू किया, उसे ऑब्वियसली सारे चैनल्स को फ़ॉलो करना पड़ा, जिसकी वजह से हमारी आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। आप जानती हैं कि कैसे हर जगह ट्रैफ़िक ब्लॉक हो चुकी थी। ये एक कोविड की सिचुएशन है, वी आर लिविंग इन अ पैंडेमिक राइट नाउ। हमें ऑलरेडी इतनी मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन्स अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से इतनी डेथ हुई। लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो बाहर निकल के फँस के जो दूसरे शहरों से आए हुए थे, उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ऑल बिकॉज़ वी हैड अ बैन गोइंग ऑन। ये कंटिन्यू होता गया। साद रिज़वी का सीएनआईसी ब्लॉक कर दिया गया, उनके एसेट्स ब्लॉक कर दिए गए, उनके ऊपर एंटी टेररिज्म के ऊपर उनको अरेस्ट कर दिया गया था। एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के ऊपर क्लासेस इंटेंसिफाई करते गए, ठीक है? अप्रैल 18-19 के ऊपर हमें पता चलता है कि जी हमारे कुछ मौलाना हैं, आपको पता ही होगा पीडीएम जो काफ़ी मशहूर रही है, अब भी लाइमलाइट में थोड़ी बहुत रह रही है। मौलाना फज़ल रहमान ने अनाउंस कर दिया कि वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं जो तहरीक-ए-लबैक कर रही है और एक नेशन वाइड उन्होंने प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिया कि जी सारी दुकानें एक स्ट्राइक अनाउंस कर दी, सब कुछ बंद रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ती गई। अब इस सब के बीच में आप जानती हैं कि कैसे हमें यतीम खाना चौक में एक हुजूम क्रिएट हो गया हुआ था। वहाँ पर पुलिस के बीच में और टीएलपी वर्कर्स के बीच में इतनी बुरी हमें वो सिचुएशन विटनेस करनी पड़ी, जिसके अंदर जान का नुकसान हुआ दोनों पार्टीज़ को। दोनों पार्टीज़ को जान का नुकसान हुआ और यहाँ तक कि टीएलपी ने 12 एहलकार को अगवा भी कर लिया, जिसमें डीएसपी को उनने बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर भी किया था। आज आके बात आ जाती है 28 अप्रैल की जब गवर्नमेंट ने फाइनली इनके साथ मज़ाक दोनों पार्टीज़ ने मिलके मुज़ाकरात किए और ये डिसाइड किया कि अब हम एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बट इसे हम कॉम्प्रोमाइज़ कह भी नहीं सकते क्योंकि टीएलपी की आखिर बात तो मानी ही गई। गवर्नमेंट ने टेबल कर दिया ये रेज़ोल्यूशन नेशनल असेंबली में कि वो जो हमारा फ्रांस के सफ़ीर हैं, उनको मुल्क बदर कर दिया जाएगा। अब ये बात पार्लियामेंट में चली गई। इसके आगे अब आपके सामने है कि कैसे शायद आप जानती यस हैं शाहिद खान अब्बासी ने क्या जी जी, आफिया और नाजरीन आपको ये एक टाइमलाइन बता देने की इसलिए जरूरत थी जस्ट टू टेल यू कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि पहली बात है कि हमें कैमरा ने बैन भी कर दिया था इंटरनेट से भी महरूम कर दिया गया था तो इट वाज ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आपको एक इन डेप्थ टाइमलाइन दें और दूसरी ये बात है कि जब हमने देखा कि जैसे आफिया ने बताया कि किस तरह मुल्क में एक काफी व्हाट वी विल कॉल अ डिस्गस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन गई थी जिसमें कानून कहीं भी नहीं था आप देख रहे हैं कि जी प्रोटेस्टर्स अगवा कर रहे हैं लॉ एनफोर्सर्स को तो इट मेक्स अस थिंक अबाउट कि जस्टिस काजी फैज ईसा का हमने जो एक सुओ मोटो ने लिया था बैक इन जब ये फैजाबाद सिट इन हुआ था और उसमें ही उनका वर्डिक्ट था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई भी ऐसा फतवा जो कि किसी को हार्म करता है किसी भी वे में उसको दैट मस्ट बी क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड अंडर द पाकिस्तान पेनल कोड द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 एंड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 अब वो उन पे जो रेफरेंस जारी हुआ वो अलग बात थी मगर सवाल ये उठता है कि अगर उस वक्त इस वर्डिक्ट पे अमल दरामद हो जाता तो आज ये नौबत ना आती तो बिल्कुल सही नाजरीन बात है सुहा 5 महीने इस गवर्नमेंट ने वेट किया। 5 महीने यस जो इनके पास थे जिसमें ये किसी टाइप का एक्शन ले सकते थे। पहली बात तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि आखिर इनने इनको ये राइट दिया किसने कि ये इस बारे में बात कर सकते हैं, ये ऐसा एग्रीमेंट उनसे साइन कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है कि आप एक एक सफ़ीर को मुल्क बदर करने की बात कर रहे हैं। आप प्रेशर में आके ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? और फिर हमने ये भी देखा कि किस तरह अब गवर्नमेंट ने कनिंगली एक वी वुड से वर्ड्स चेंज किए हैं द ऑप्शन द यू नो द हाउ दे ऑप्टेड द वर्ड एंड चेंज द होल थिंग so it makes us think about कि how credible were these protests and how credible is the government in dealing with this whole situation because जहाँ हमने देखा था कि बच्चा बच्चा नारे लगा रहा था कि हमने तो घर वापस जाना ही नहीं जब तक फ्रांस का सफीर को भेज ना दिया जाए तो अब हम देख रहे हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट नेशनल असेंबली में सिर्फ ये बात हो रही है कि वी विल हैव अ डिबेट
So this makes us think about many things and especially the ban on TLP. तो हम इस बारे में भी बात करेंगे, मगर नाज़रीन पहले हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं. The stage is too big and they won't let you there. वेलकम बैक नाजरीन. नाजरीन हम बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं. हम बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट टीएलपी एंड इस प्रोग्राम के सेगमेंट में वी विल बी टचिंग ऑन टीएलपी बैन. नाजरीन टीएलपी का जो बैन है वो काफी कंट्रोवर्शियल है, बिकॉज हमने 14 अप्रैल को टीएलपी बैन हुई और हमने देखा कि किस तरह से शेख रशीद साहब ने खुद ही अनाउंस किया और कहा कि अब हर चीज लॉ के थ्रू ही डील की जाएगी. मगर हमने फिर 20th को देखा कि ही सम सॉर्ट ऑफ हेल्ड हिमसेल्फ बैक फ्रॉम दी स्टेटमेंट्स. हमने गवर्नमेंट की तरफ से डिफरेंट स्टेटमेंट सुनी जिसमें इमरान खान इज वेरी कंसिस्टेंट विद इट कि जी बैन लिफ्ट नहीं होगा. अली मोहम्मद साहब ने एक शो में कहा कि हम बैन को लिफ्ट कर देंगे. शेख रशीद साहब आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि है तो वो एक रजिस्टर्ड पार्टी वोट लेकर आई है, मगर एक टाइम पे वो बड़े तल्ख अल्फाज से कह रहे थे कि बैन हो चुकी है, काफी नुकसान पहुंचा रही है स्टेट को, काफी लोगों का नुकसान कर रही है. तो बेसिकली गवर्नमेंट चाह क्या रही है? गवर्नमेंट ने बैन लगा भी दिया. 11E के तहत उन्हें एंटी टेररिज्म एक्ट 11E क्लॉज के तहत बैन लग गया. 11B जो है वो कहता है कि इसकी कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ मीडिया ट्रांसमिशन वगैरह नहीं होगी, तो और ऊपर से आप उसके साथ डील करोगे तो वो गैर कानूनी होगा. तो व्हाट इज दिस टीएलपी बैन और इसका लीगल स्टेटस क्या है? या फिर ये क्या गवर्नमेंट क्या कंफ्यूज्ड है? गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने स्टैंड पे क्लियर? पे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं बैंड पार्टी के साथ. देखिए सोहा, गवर्नमेंट इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड और कंफ्लिक्टेड स्टेट में है. ये कहना बहुत मुश्किल है कि या तो उनके पास सारी इंफॉर्मेशन नहीं है या वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं. हम में से कोई ये इस वक्त सही में जान नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि आपने बताया, हम एक तरफ है शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि इस पार्टी के पास टाइम है अपील करने का, लॉ उन्हें राइट देता है कि वो अपील कर सकती है. दूसरी तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो कह रहे हैं कि हुकूमत इस पार्टी के ऊपर बैन रखेगी और इनके ऊपर से बैन कभी लिफ्ट नहीं किया जाएगा. अब आप लोगों में ऐसी दो टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक बहुत कंफ्यूजिंग मैटर सामने आ रहा है कि क्या जो गवर्नमेंट है वो आपस में एक दूसरे से बातें नहीं कर रही है, डिस्कशंस नहीं होल्ड कर रही है. क्योंकि ये है क्या, आप यस एग्जैक्टली. आप और स्टेट में हो, यू आर द रूलिंग पार्टी, यू आर Yes, रूलिंग also कंट्री. inside that there is no consensus. मगर at the same time आप इमरान खान जो है उन्होंने कहा है कि he has no intentions of lifting the ban. मगर शेख रशीद साहब जो हैं वो advise giving recommendations के 30 days के अंदर अगर आप वफाकी हुकूमत के पास लेके, मतलब आपके पास टाइम है, वफाकी हुकूमत आपको फिर 90 दिनों के अंदर जवाब देगी एंड दिस एंड दैट. आखिर फैसला तो हुकूमत ने ही करना है कि बेसिकली बैन लिफ्ट करना है या नहीं. और हम देख रहे हैं कि जी मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और एवरीथिंग इज बीइंग स्टेप बैक. लचक नजर आ रही है गवर्नमेंट में भी, टीएलपी में भी. तो फिर ये बैन कब तक बरकरार रहेगा? और ये बैन का फॉर एग्जांपल इफ इट्स लिफ्टेड तो किस तरह हर किसी का हर लॉ एनफोर्सर जो बेसिकली प्रोटेस्ट वगैरह में शहीद हुए, इंजर्ड हुए, तो किस तरह उनकी स्ट्रगल को इनवैलिडेट करेगा? देखिए सर, रियासत ने एक ऐसा फैसला लिया है जो उस वक्त उनको ठीक तो लग रहा था, बट अब उनके लिए एक तरह से उनके पाँव की बेड़ियां कह सकते हैं बन गया है. उन्होंने जाके टीएलपी को बैन तो कर दिया, और इस बात पे गौर किया जाए कि जब भी कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, गवर्नमेंट का पहला रिस्पॉन्स होता है उसको बैन कर देना, मीडिया ब्लैकआउट कर देना. ये इसे हम कह सकते हैं कि मॉरली एथिकली ये बिल्कुल रॉन्ग है, इन्हें नहीं करना चाहिए. बट इसकी एक दूसरी साइड भी है जिसमें जो हमें समझ आती है कि ये इंटाइस करता है. अब रिलीजन, हमारे मुल्क में हमारे लॉ से ऊपर हमारा रिलीजन है, उसको मद्देनजर रखते हुए लोगों को वर्गलाना बहुत ईजी है. हम एक बहुत इनटॉलरेंट कंट्री हैं जिसको ईजिली हम इन्फ्लुएंस, इसकी यूथ को, इसके लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अब रियासत ने ये जो फैसला लिया है वो इससे अब अपने 2 कदम पीछे ले गए हैं. इन्होंने पहले उनको बैन किया, बैन करने के बाद अब ये उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, अब उनके साथ ये मुआहदे साइन कर रहे हैं, उनको पार्लियामेंट में उनकी करारदाद लेके जा रहे हैं. मतलब ये दो तरह के क्यों?
ये 2 डिफरेंट ओपिनियंस, ये 2 रास्ते क्यों ये चुन रहे हैं? एक तरफ काफी ये आपकी इस बात सीधा-सीधा से देखें ना, एक तरफ ये सीधा-सीधा उनके ऊपर बैन लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी माँगे बिल्कुल मतलब उनकी डिमांड्स को कंप्लीट करते जा रहे हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? आर दे फिर इस कंफ्यूज्ड? लॉ की क्या हैसियत रह जाती है कि आप एंटी टेररिस्ट एक्ट के अंदर एक पार्टी को बैन कर रहे हैं और अब आप उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ये जो स्टेप लिया गया है इसका लीगली तो स्टेप लिया गया है, मगर अब इसका क्या एक हैसियत क्या रह गई है, लॉ की क्या हैसियत रहेगी जब अपने पीछे मुज़ाकरात ही करने थे। कौम के सामने इस वक़्त बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। आप इस तरह से देखें कि जो आपके ऑफ़िसर्स इसमें शहीद हुए हैं, आप उनको बिल्कुल एक तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप ऐसी ही पार्टी जो उनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उससे जाके अब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनके मुआहदे मान रहे हैं। मतलब ये हो क्या आ रहा है? क्या ये लीगली वैलिड भी है? क्योंकि इसकी इस पूरी बात पे टीएलपी के सारे जो उनके चल रहे हैं गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात, इसके ऊपर एक क्वेश्चन उठता है कि क्या ये लीगल सिस्टम में वैलिड है? क्या टी क्योंकि टीएलपी अभी तक एक बिल्कुल सही तरीके से बैन नहीं हुई है। इनको डिसॉल्व करने की बात की गई थी, बट वो भी कहीं गुम ही हो गई है क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी-बड़ी बातें तो कर लेती है, बट फिर एकदम अपना यू टर्न तो वो ले ही लेते हैं। तो इस वक़्त भी यही हुआ है। आप अच्छा एक जी जी बोले। जैसा आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब इनने इनके साथ मुज़ाकरात किए और फाइनली डिसाइड हुआ कि प्रोटेस्ट अब कैंसल होगा, उस वक़्त शेख रशीद साहब के साथ-साथ हमारे पास टीएलपी के एक नुमाइंदे भी थे शफ़ीक अमीनी, जिन्होंने वीडियो जी में आके अपने सब लोगों से बयान किया, बात की और उनको बताया कि प्रोटेस्ट अब वो लोग फिनिश कर रहे हैं। लेकिन उनने उस वक़्त ये मेंशन किया था कि गवर्नमेंट के साथ जो जिस बात पे अब वो एग्री हुए हैं, जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसके मुताबिक ना सिर्फ़ साधु सैन रिज़वी को रिलीज़ किया जाएगा, बट वो यतीम खाना चौक आएँगे, वहाँ पर वो सारे प्रोटेस्टर्स के साथ बात करेंगे, वहाँ पर उन्हें बताएँगे कि उनकी अब माँगें पूरी होने वाली हैं और तब जाके ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। बट जैसा कि आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीएलपी भी अब 2 कदम पीछे चली गई है। जो बात शुरू हुई थी कि हम फ्रांसीसी एग्जैक्ट वज़ीर को मुल्क बदर कर देंगे, अब वो बात आ गई है कि ये एग्रीमेंट को नेशनल असेंबली में ले जाके इसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी। एग्जैक्टली या फिर हमने ये डायनामिक चेंज होते हुए देखा जिसमें हम लोगों ने देखा कि टीएलपी ने किस तरह लोगों को मोबिलाइज किया, किस तरह पूरे मुल्क को जैम कर दिया ये कह के कि जी जब तक सफीर बाहर नहीं जाएगा तब तक हम लोगों ने वापस अपने घरों में नहीं जाना, वी वोंट होल्ड बैक फ्रॉम इट। सो हमारी जान ये भी चली जाए तो ठीक है, बट हम यहाँ से नहीं जाएँगे। ये एग्जैक्टली इनके और अपने यही पॉइंट अल्फाज़ हैं। ये वो है कि जहां दे वर fighting with the law enforcers and law enforcers were getting kidnapped, injured, murdered, तो ये बात भी देखने को है कि किस तरह अब टीएलपी भी पार्लियामेंट टीएलपी इज पुटिंग दिस नैरेटिव कि वी ओनली डिमांडेड कि जी हमारा जो केस है बस नेशनल असेंबली तक चला जाए। नेशनल असेंबली टू इज पुटिंग आउट द नैरेटिव कि बस इसमें डिबेट होगी, देयर इज नो वेयर द सॉलिड एग्रीमेंट के जहां बात की जाए कि सफीर को बाहर भेज दिया जाएगा या उसके ऊपर हम लोग कोई डिस्कशन वगैरह करेंगे, जस्ट अबाउट कि एक डिबेट होगी। और वो भी अगर आप एक 3 नुक्ते रखें तो वो 3 नुक्ते वही हैं जो कि हर आम पाकिस्तानी चाहता है कि जी हम हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है नमूस रिसालत, हम लोग मतलब इस्लामिक ममालिक के साथ इस बारे में हम कन्वे करें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको अपने सारे सबको कॉन्फिडेंस में लें। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरह गवर्नमेंट और किस तरह टीएलपी दोनों में लचक पैदा हुई है ना। एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग इन दिस वियर्ड पोजीशन जो कि हमने शायद 12 अप्रैल 13 अप्रैल 14 अप्रैल में एक्सपेक्ट नहीं की थी बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस protest and violent fights between the civilians and the law enforcers. देखिए ज़रा कहीं काफ़ी जगह पर ये पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्ड हो रहा है, ये पर्सपेक्टिव बिल्ड हो रहा है कि क्या गवर्नमेंट ने टीएलपी के सामने घुटने टेक दिए हैं? क्या उनने सरेंडर करके उनकी सारी डिमांड मान ली हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो अरेस्ट हुए थे, जान-ओ-माल का नुकसान हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट और फिर टीएलपी ने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया और इस बात पे अब वो एग्री कर गए हैं। काफ़ी कनिंगली गवर्नमेंट ने आपके सामने ये अपने अल्फाज चेंज करके जो अब इनने रखा है, मुआहदा रखा है कि जी इस बार इसके ऊपर बात होगी, डिबेट होगी पार्लियामेंट के ऊपर।
क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में टीएलपी वापस ये सब कुछ अपना प्रोटेस्ट वापस क्रिएट कर सकती है? क्या हम हर वक़्त इस बिलीफ में, इस टेरर में नहीं रह रहे होंगे कि हमारा मुल्क कभी भी अब वापस शिकार हो सकता है इस Exactly. बात का? Exactly, this is also a debate and this is also a dynamic because at this point, as two analysts, we don't see the situation as just कि politics में क्या हो रहा है. It's a situation जो आप as a civilians, as a citizens देखते हो कि you know how the government has cunningly rephrased the words into debate in National Assembly only, and when TLP, we never know TLP can mobilize at any time. We have seen this over and over again in the history. So what is the promise and assurity that we will be safe and our law enforcers will be safe? And how do we even expect us कि हम लोगों की एक international image अच्छी रहे and हम लोग शिद्दत पसंद मुल्कों और शिद्दत पसंद लोगों में से ना आए? So this is also something that needs to be talked about, जो कि एक गवर्नमेंट के मुज़ाकरात में सिर्फ एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मगर दे choose not to listen and choose not to see the perspective जो कि एक आम शहरी को डील करना पड़ेगा. एग्ज़ैक्टली और जैसा कि आप देख सकते हैं कि टीएलपी के हमने थोड़ी देर पहले हिस्ट्री डिस्कस की थी। 2015 से लेके आज तक जब जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें टीएलपी ने हमेशा अपनी बात मनवाई है और ना ही वो सिर्फ़ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हुआ है बट उनकी स्ट्रीट पावर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। इनका वोट बैंक काफ़ी 3rd लार्जेस्ट वोट बैंक इनके पास है। Exactly. आप देख सकते हैं कि कैसे इवन दो दोनों पार्टीज़ ने एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है बट अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड टीएलपी के पास ही है। क्योंकि हम हमेशा इस टेरर में रहते रहेंगे कि कब टीएलपी को इस मामले से कोई अब नई बात निकल आएगी जिसके ऊपर उनका राय डिफरेंट होगी और फिर हम वापस एक जैसा कि आपने कहा हिस्ट्री रिपीट होती जा रही है। अगेन एंड अगेन सेम हिस्ट्री रिपीट हो रही है। And तो this is इसका not सॉल्यूशन history. क्या है? This is something that is the terror, and that is कि जिसमें पाकिस्तानी अवाम अब रहेगी. And नाजरीन, हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जी क्या ये बैन बरकरार भी रहेगा या नहीं. हम लोगों ने गवर्नमेंट के तर्जुमान काफी जगह देखे जहां हर किसी ने अपनी राय दी कि जी ये है वो है, मगर we have seen different statements from different people from the government, and it still remains a question what will the government do in the coming days and what will be the future of this ongoing fight, जिसमें हमने थोड़ा सा कूल डाउन देखा है, थोड़ा सा हमने देखा है किस तरह रिट्रीट हो रहे हैं लोगों के, जो उनके लफ्ज थे, उनके क्लेम से, द मोबिलाइजेशन यूजिंग पीपल टू कम आउट इन वेपनाइजेशन of people and the religion, and then now retreating from it, we have seen how the Pakistani Awam is once again dealing with this whole situation. Nazreen, this was our analysis on the TLP ban. We will meet you again after the break and talk about what can Pakistan actually afford losing the diplomatic and bilateral relations with France or not. Let's meet after the break. Thank you. What is perceived to be a mistake is too big and simple and out there. वेलकम बैक नाजरीन. नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं टीएलपी पे गुज़िश्ता 2 हफ्तों में होने वाले प्रोटेस्ट के ऊपर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पाकिस्तान में बनी. टीएलपी को बैन कर दिया गया, 7 रिजवी को अरेस्ट कर दिया गया, नेशनल असेंबली में करारदाद पेश कर दी गई और अब मुज़ाकरात पे बात पहुंच गई है. नाजरीन, हमने पॉलिटिकल पहलू पे तो काफ़ी ज़्यादा बात की, हमने अपने एनालिसिस दिए, आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मगर नाजरीन जो एक अहम मुतालबा था जो कि इन वायलेंट प्रोटेस्ट में किया गया वो बेसिकली था ही ये कि फ्रांसीसी सफीर को वापस उसके मुल्क भेजा जाए और तकरीबन सारे जो रिलेशनशिप है हमारा फ्रांस के साथ उसे बॉयकॉट कर दिया जाए. नाउ इफ वी अगर हम बात करते हैं आफिया कि अगर हम वी गिव इन टू द डिमांड्स ऑफ दिस टीएलपी और हम फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजते हैं, तो क्या होगा? पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा इंटरनेशनली? पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरह अफेक्ट होंगे मगरबी ममालिक के साथ? प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन इट. देखिए सोहा, अगर पाकिस्तान इस मजहबी जमात के दबाव में आकर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर कर देता है तो फर्स्ट ऑफ पाकिस्तान और फ्रांस के रिलेशनशिप एक तरह से ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएंगे. आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान की इमेज बहुत ऑलरेडी कुछ इतनी ख़ास जा नहीं रही है, लेकिन अगर उन्होंने एक फ्रांसीसी सफ़ीर को इस मामले के ऊपर निकाल दिया तो फिर पाकिस्तान की इमेज बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, ड्रास्टिकली सफ़र करेगी. फैक्ट जिसका डिसीजन जून में ड्यू है,
जिनकी हमने सिर्फ अभी तक 24 डिमांड्स के ऊपर काम किया है, 24 अकॉम्प्लिश की हैं आउट ऑफ 27। उनकी 3 डिमांड्स के ऊपर अभी भी हमारा डिसीजन काम करना बाकी है, जिसका डिसीजन जून में ड्यू है। अगर हम फ्रांसीसी सफीर को निकाल देते हैं तो जो फाटफ का एक बहुत फाटफ में जो एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंस रखता है, वो तो ऑब्वियसली इसके बिल्कुल खिलाफ हो जाएंगे, जिसकी देखा देखी में सब लोग एक तरह से एक ओपिनियन बना देंगे कि ये मुल्क एक्सट्रीमिस्ट की डिमांड्स में आराम से गिव इन कर देता है। बहुत बैकलैश, बहुत क्रिटिक फेस करना पड़ेगा और ऑब्वियसली हम ग्रे लिस्ट पे फंस के रह जाएंगे, जो हमारे लिए इस वक्त इकोनॉमी के लिए बहुत बुरा जा रहा है। एंड फर्दर अगर हमें इसे हैंडल करना पड़ता है तो हमें बहुत नुकसान फेस करने पड़ेंगे। पाकिस्तान को दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेडिंग में बहुत प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त फ्रांस में पाकिस्तान का सफीर, आपको पता है कि हमारे पास कोई सफीर नहीं है। अगर होता तो हम शायद सफीर को वापस बुला लेते, कुछ मुज़ाकरात होते, कुछ महीने एग्जैक्टली। ऐसे चल के हमारे पास थोड़ी एक टाइम लिमिट आ जाती। हम हाँ, एक आफिया हम जी, जी 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 फिर हम अपने नाज़रीन को ये भी इन्फॉर्म करते जाएं कि जैसे कि आपने बात की कि फैटफ एक हमारे ऊपर एक तलवार है कि कब बाहर आना है उसकी ग्रे लिस्ट से, कहाँ जाना है। दूसरी एक ये बात भी है कि हम अपने नाज़रीन को इस बात से भी आगाह करें कि फ्रांस जो है वो यूरोपियन यूनियन का एक बहुत मुस्तकिल रुकन है, और अगर हम यूरोपियन यूनियन या सिक्योरिटी काउंसिल से अगर हम इसके रेफरेंस से बात करें तो फ्रांस इधर एक बहुत बड़ा पार्ट है। एंड इफ वी ब्रेक आवर टाइज विद फ्रांस एंड वी अब्रप्टली ब्रेक ऑल द रिलेशनशिप विद देम एंड बॉयकॉट विद देम, तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे और हम ये भी तैयार हो जाएंगे कि ये सारे मगरबी ममालिक जो है हमसे भी बॉयकॉट करेंगे। इसका एक बहुत ही बिल्कुल। शदीद रिएक्शन आएगा। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट टू रियलाइज कि तो इकोनॉमिकली हम स्टैंड कर रहे हैं। देखिए सोहा, अब हुकूमत को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। वो बिल्कुल इस टाइप के फैसले नहीं ले सकते जो लोगों को खुश करने के लिए हो। हुकूमत को अपने फायदे के, इस मुल्क के फायदे में जो फैसला होगा वो लेना पड़ेगा। अगर फ्रांस के सफीर को हम मुल्क बदल कर देते हैं, पहली बात तो हम ऐसा बिल्कुल कर नहीं सकते, ये हमारे लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। और अगर हुकूमत ये कर देती है और दूसरे कंट्रीज के सामने प्लीड करती है कि हमने ये मजबूरी में किया, तो आपको क्या लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई ये मजबूरी समझेगा? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए सो हम कि इस हेट और वॉयलेंस जो इंटाइस कर रहे हैं उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लिया जाए, लॉ को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि आगे जाके कोई कानून को अपने हाथों में लेके ऐसी कोई कोशिश ना करे, ब्लैकमेल ना करने की जरूरत ना Exactly, हो but किसी and को। after I think it is safe to say that we both agree and agree on this जो इमरान खान ने एड्रेस किया था पब्लिक से. I feel like we pretty much have the same thinking of him, but at the same time the question is कि the address and this realization to not boycott with France came with what cost? At what cost? The cost of losing lives, the cost of having a lot of people hurt, the cost of having this law and order situation where the law is not respected, where the law is not maintained. So this is ये भी एक पहलू जरा खुलता है. हम इस बारे में बात तो कर रहे हैं कि अवाम से एड्रेस तो किया गया और अवाम को बताया गया, मगर फिर आपको नहीं लगता एक टाइम पे पीटीआई का भी बहुत बड़ा हाथ था टू मोबिलाइज टीएलपी इन 2018? बिल्कुल, 2018 के नेशनल असेंबली के जो इंतखाबात थे, उसमें टीएलपी को 22 से 23 लाख वोट मिले थे। उस टाइम पे, उन इलेक्शंस के टाइम पे टीएलपी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रही थी पिछली गवर्नमेंट को हटाने में। आपको शायद वो शेख रशीद का इंटरव्यू बहुत अच्छे से याद होगा। उस आजकल तो वो एक जी, काफी सजा के पेश किया जा रहा है हर जगह, वो हर जगह की जीनत बनी हुई है. बेसिकली ये एक मॉन्स्टर क्रिएट हो चुका हुआ है, जिसको इन लोगों ने टेम करने की कोशिश की, बट अब इनके काबू से वो बाहर हो चुका है। दे आर अनएबल टू कंट्रोल इट एंड इट्स स्पाइरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल राइट नाउ एंड इट्स कॉजिंग अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जानो माल का नुकसान हो रहा है, प्रॉपर्टी डैमेजेस हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार आखिर है कौन? किसके ऊपर हम ये ब्लेम गेम कर सकते हैं? हम ना तो सिर्फ टीएलपी को बिल्कुल एक तरीके से ब्लेम कर सकते हैं, ना सिर्फ गवर्नमेंट को कर सकते हैं। ताली दो हाथों से बजती है, एक से नहीं। इट टेक्स टू टू टैंगो। बट इसका And हल also है after कैसे? Yes, and after we can see
इवन अब हम अगर ऑपोजिशन को भी देखें, अभी गवर्नमेंट और हम टीएलपी की कंटिन्यूसली बात करें, हम ऑपोजिशन की देखें तो ऑपोजिशन की भी बड़ी नाराजगियां आई हैं, जिसमें दे आर आस्किंग नथिंग बट फॉर द कंसेंसस इन पार्लियामेंट, दे आर आस्किंग नथिंग बट फॉर द राइट टू नो कि मुज़ाकरात आखिर क्या हो रहे थे, आखिर क्या बातें हो रही थी। और अब जब आप नेशनल असेंबली में करारदाद पेश करें तो वो भी आप एज अ फाइनल वर्क पीस ऑफ वर्क करें, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी ने भी काफी ज्यादा वो नाराज हुए, उन्होंने कहा कि हमें 1 घंटा दें और हम उसमें अमेंडमेंट्स और थोड़ी सी अपनी भी एस्पेक्ट्स और ऐड करेंगे। एंड इवन बिलावल भुट्टो ने भी ट्वीट की थी, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे बिलावल भुट्टो ने क्या कहा था और क्यों कहा था ऐसा। बेसिकली बिलावल भुट्टो ये ओपिनियन होल्ड करते हैं कि जो सारा मेस है ये गवर्नमेंट ने खुद क्रिएट किया है, तो उनको अब ये खुद साफ करना पड़ेगा। जो एक तरह से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसी को भी एतमाद में लेने की कोशिश नहीं की। हम एक सेंसिटिव टाइम से इस वक्त गुजर रहे हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो अपनी सारी पुरानी रंजिशें भूल के सब लोग इकट्ठा होके इस बारे में डिस्कस करते, आपस में बात होती, चाहे डिबेट होती, बट एटलीस्ट किसी के पास उस वक्त ये पॉइंट नहीं रहता, ना इस अग्रीमेंट को कोई नेगेटिव लाइट में सोचा जाता। जब सब लोग साथ आते तो हम एक बेटर डिसीजन ले सकते थे। इफ नॉट इवन बेटर, एटलीस्ट किसी के पास गवर्नमेंट के तरफ कोई उंगली उठाने का मौका नहीं होता जो इस वक्त है। एंड दे राइटली आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। पीपीपी ने तो बॉयकॉट भी कर दिया सेशन, जो उनने बिल्कुल अपनी तरफ से सही तरीके से किया। आपको शाहिद खाकान अब्बासी के नेशनल असेंबली का सीन याद होगा, जो बिल्कुल हाँ अभी जी कुछ रोज बिल्कुल। पहले ही हुआ है। जी जी। तो नाजरीन, हमने काफी पहलुओं के ऊपर बात की, जिसमें हमने टच किया पॉलिटिकल पार्ट हमारा इस पूरी सिचुएशन का, हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक पार्ट, जिसमें इफ वी कैन अफोर्ड इट नॉट। एंड नाजरीन, इट इज वेरी सेफ टू से कि living in a country with very extremist beliefs, where religion is weaponized to mobilize such masses and use it for their own interest to maintain hegemony. This is very safe to say that Pakistani awam is not, assured about the future, about the law and order of Pakistan, and the safety of law enforcers. तो आफिया, आप किस तरह इसको कंक्लूड करेंगी? आपके ख्याल से अब आगे क्या होने लगा है, और आपका क्या एक फाइनल तबसरा है इस पूरी सिचुएशन के ऊपर? सोहा, जैसा कि आपको और इस मुल्क के हर शहरी को पता है कि हम एक रिलीजियसली इंटॉलरेंट कंट्री में रह रहे हैं। And when you live in a country where your religion is given more importance than your law, this is bound to happen. Again and again, we will face this threat. And a government needs to come up with better rules, better regulations, better laws, something to counter this. Because if we don't, then we'll be stuck in this loop forever. हम बार बार इनके हाथों, और ना सिर्फ टीएलपी के, और इनका देखे देखी में और भी लोग उठ सकते हैं। हमारे पास कमी नहीं है टेररिज्म की, आप भी ये बात आई मीन जानते आफिया, हम लोगों ने इमरान खान के धरने देखे हैं, वो बेशक टीएलपी एक डिफरेंट रिलीजियस एफिलिएशन के साथ आती है सामने। इमरान खान ने भी फिर पीटीवी पे गए, वो भी उनने भी धरने पूरे किए, हैं। उन्होंने भी बिल्कुल। कहा कि जी मैं उस हर पुलिस वाले को फांसी चढ़ाऊंगा जिसने किसी को हाथ लगाने की कोशिश की, गोली मारने की कोशिश की। और ही सेड कि वो पूरे पाकिस्तान को बंद करेंगे, लाहौर, फैसलाबाद, कराची, हर जगह को बंद करेंगे। सो तो देखो ना, ये तो हाँ, इनकी देखा-देखी में ऐसे और भी अनगिनत लोग खड़े हो सकते हैं और प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो क्या गवर्नमेंट हर बार उनके हाथों ब्लैकमेल होती रहेगी? ये तो कोई हल नहीं हुआ। इसका हल हमें निकालना पड़ेगा, और इसका हल सबसे पहले इस तरीके से निकलेगा कि ये इनकी डिमांड्स में गिव इन ना करें। दे नीड टू टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? yes. Yes, of course, and considering the fact that it is not conveyed to the masses कि हम कहाँ economically खड़े होते हैं, where religious groups can actually mobilize you through religion and through emotions, क्या हम ये भूल जाते हैं कि हम इस काबिल नहीं है कि हम ये चीजें अफोर्ड कर सकें? And we should have a proper and practical strategy to tackle with these issues. Namusir,
रिसालत के लिए तो सब इधर हैं, वी ऑल नो, हम सब की जानें कुर्बान है, हम सब हम सबका दिल दुखता है जब हम इस तरह की कैरिकेचर्स देखते हैं, हम इस तरह की गुस्ताखी देखते हैं, मगर ऑफ कोर्स we need to convey to the world in a manner where they know okay, how much respect do we hold for our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and all the religions around the world. So thank you so much, Afia, for co-hosting the show and for giving your analysis and your precious time. And thank you so much to my viewers, जहाँ हम लोगों ने आज काफी पहलुओं पे टच किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल एंड ऑफ कोर्स हमारे अपने पर्सनल भी व्यूज ऑन द सिचुएशन. हम आपसे मुलाकात करेंगे यहाँ ही अगले हफ्ते. अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज.